हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं हैं, जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी एफएसओ एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, जिसमें आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान संग्रहालय व प्रकाशन के, जिसके हम सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू एक इस क्लास में लाए हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने ये एमसीक्यू क्लास देख ली तो आपको थ्योरी क्लास की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे ही एमसीक्यू इसी से आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो आधे क्वेश्चन हैं तो हमने पहली क्लास में करवा दिए थे, तो आप जाके पहली क्लास को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है। आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 244, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 244(1), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243(2) एंड लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 245(1). तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 244(1). क्या होगा, अनुच्छेद 244(1). और मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि जो आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन है ना, वो संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और किसके आदेश पर किया जाता है, राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है। तो जो वर्तमान में इसके कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें वर्तमान में इसके 10 राज्य हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये आपको ये राज्य भी याद रखने हैं। और कुछ बता दूं मैं आपको कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद में किसी भी स्थिति में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो जो जनजाति में सलाहकार परिषद होता है, तो उसमें लगभग कितने सदस्य हो सकते हैं, 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिसमें से लगभग 3/4 लोग राज्य विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधि होंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है खजुराहो, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा एंड लास्ट ऑप्शन है भोपाल। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। क्या होगा, भोपाल, है ना। तो जो ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, भोपाल में स्थित हैं। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो जनजाति कार्य विभाग के मंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कार्य विभाग के मंत्री, है ना। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20 एंड लास्ट ऑप्शन है 25। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि जो आदिवासी सलाहकार परिषद है, तो उसमें अधिकतम संख्याओं की संख्या कितनी है ना। तो बताइए। तो इसमें सदस्यों की कितनी संख्या होती है, 20। कितने, 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बन्या प्रकाशन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन पहला है 25 मार्च 1980, दूसरा ऑप्शन है 26 मार्च 1980, तीसरा ऑप्शन है 27 मार्च 1980
एंड लास्ट ऑप्शन है 28 मार्च 1980। तो वन्या प्रकाशन की स्थापना कब की गई? वन्या प्रकाशन की स्थापना 25 मार्च 1980 में की गई। कब की गई? 25 मार्च 1980 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? ऑप्शन पहला है 12, दूसरा ऑप्शन है 63, तीसरा ऑप्शन है 14 एंड लास्ट ऑप्शन है 44। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? बताइए कितने हैं? 63। कितने? 63। इसका आंसर हो जाएगा। तो जो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो गुरुकुलम विद्यालय होते हैं ना, तो ये गुरुकुलम विद्यालय किस स्तर पर संचालित होते हैं? तो वो संभाग स्तर पर संचालित होते हैं। और गुरुकुलम विद्यालय की कितनी संख्या है? 4 है। तो अपन क्योंकि जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूछा है, तो वो गुरुकुलम विद्यालय भी पूछ सकता है। तो अपन को क्या क्या याद रखना है इसमें, कि जो गुरुकुलम विद्यालय है वो संभाग स्तर पर संचालित होते हैं। और टोटल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? शहडोल में है एक, तो एक इंदौर में है, एक जबलपुर में है और एक भोपाल में है। तो अपने 4 ये हो गए और 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हो गए। तो दोनों याद रखने, क्योंकि पेपर में ये नहीं आके वो आ गया, तो है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन पहला है सहरिया संग्रहालय श्योपुर में, दूसरा ऑप्शन है जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल, तीसरा ऑप्शन है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल एंड लास्ट ऑप्शन है साकेत रामायण कला संग्रहालय भोपाल। तो बताइए इसका आंसर। इसमें क्या देखना है अपन को, कौन सा गलत है ना। तो देखो इससे भी अपन के 3-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से ये गलत है कि साकेत रामायण कला संग्रहालय भोपाल में है। तो साकेत रामायण कला संग्रहालय भोपाल में नहीं है, तो फिर ये कहाँ पे है? तो जो साकेत रामायण कला संग्रहालय है ये कहाँ पे है? ओरछा में है। कहाँ पे? ओरछा में है। तो ये अपने आप में ही गलत हो गया। तो चलो अब अपन इसके 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। तो अपन को देखो, एक तो ये मिल गया कि जो शहरीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है? श्योपुर में है। जनजाति संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है। और जो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय वो कहाँ पे है? वो भी भोपाल में है। तो ये अपने 3 फैक्ट कवर हो गए, है ना। और एक मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे है, ओरछा में। तो अपने ये 4 क्वेश्चन इसी से कवर हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन है। ऑप्शन पहला है यह 2001 को स्थापित हुआ, दूसरा ऑप्शन है इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया। तो जो अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। बताइए। तो अपन मैंने इसके ऑप्शंस ही नहीं बताया आपको। हाँ, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और दोनों सत्य हैं एंड लास्ट ऑप्शन है 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो ये भी सही है अपना और ये भी सही है। तो जो अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम है कब स्थापित हुआ? तो ये 2001 में स्थापित हुआ और इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया। तो अपने देखो इससे भी अपने 2 क्वेश्चन कवर हो गए, है ना। अगला है क्वेश्चन है, उज्जैन स्थित संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण द्वारा सीखी 14 विद्याओं और 64 कलाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है शालेय, दूसरा ऑप्शन है
सलाका, तीसरा ऑप्शन है चौमासा एंड लास्ट ऑप्शन है वान्या। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सलाका। क्या बोला जाता है? सलाका बोला जाता है। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ बता दूं कि जो चौमासा पत्रिका है, तो चौमासा पत्रिका का प्रकाशन आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1983 से किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है 12 जुलाई 1994, दूसरा ऑप्शन है 29 जून 1995, तीसरा ऑप्शन है 29 जून 1994 एंड लास्ट ऑप्शन है 12 जुलाई 1995। तो बताइए इसका आंसर। तो इसकी कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 29 जून 1995। क्या होगा? 29 जून 1995 को। अब एक अपन को नोट करके लिखना है ना, तो सब लोग नोट डाल लीजिए और फिर लिखिए। तो आदिवासी सोच संचार केंद्र कहाँ पे है? झाबुआ में। कहाँ पे है आदिवासी सोच संचार केंद्र? झाबुआ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 को, है ना। तो आदिवासी सोच संचार केंद्र झाबुआ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और जो MPST आयोग की डिटेल है ना, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, है ना। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा प्रदेश के जनजातीय चित्रकारों को चित्र प्रदर्शनी और चित्रों की बिक्री के लिए सार्थक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रति माह लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में किसी एक जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी सह विक्रय का संयोजन किस नाम से किया जाता है? ऑप्शन पहला है सर्वांग, दूसरा ऑप्शन है कुलोत्मा, तीसरा ऑप्शन है प्राचीर एंड लास्ट ऑप्शन है नवोत्मा। तो इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वांग। क्या होगा? सर्वांग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, दूसरा है यह अमरकंटक में स्थित है, तीसरा है यह भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है केवल पहला सत्य है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सत्य है, तीसरा ऑप्शन है केवल तीसरा सत्य है एंड लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो इसकी स्थापना बताइए, वो सॉरी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं। तो देखो अपन को जो इससे भी अपन के 3 क्वेश्चन कवर हो गए। तो पूछे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2008 में। अपना एक क्वेश्चन ये बन गया। और पूछे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है ना। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, ये भारत में कौन सा क्वेश्चन ये होगा कि भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको क्या लिखना है? भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है। तो अपने 3 क्वेश्चन इससे कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी संग्रहालय जो कि उज्जैन में स्थित है की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2016, तीसरा ऑप्शन है 2017 एंड लास्ट ऑप्शन है 2018। तो इसका आंसर बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा 2016। तो त्रिवेणी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और जो त्रिवेणी संग्रहालय है ना, तो ये देखो, जो त्रिवेणी संग्रहालय है तो ये, एक सेकंड मैं आपको लिख के बता देती हूँ, शिव, शक्ति और कृष्ण। तो त्रिवेणी संग्रहालय शिव, शक्ति और कृष्ण पर आधारित है ना। तो अपन को ये भी लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, तो अंक देखो, इससे एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो त्रिवेणी संग्रहालय है तो ये कहाँ स्थित है ना। तो जो ये उज्जैन में स्थित है। तो अपन ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिससे अपने 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते जाएं, तो आराम से आपसे बन जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। एंड दूसरा है, 1965 में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। तो ऑप्शन पहला है केवल पहला सत्य है, ऑप्शन दूसरा है केवल दूसरा सत्य है, तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों असत्य हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन है मैहर, तीसरा ऑप्शन है मंडला, एंड लास्ट ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है, कि मैहर में स्थित है, कि मंडला में स्थित है, या फिर छिंदवाड़ा में स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है। तो तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है। कहाँ पे है? चित्रकूट में। कहाँ पे है? चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 1974, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा ऑप्शन है 1989, एंड लास्ट ऑप्शन है 1980। तो क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1984। कब हुई थी आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना? 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा रामायण कला संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन पहला है 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1983 में, तीसरा ऑप्शन है 1984 में, या लास्ट ऑप्शन है 1985 में। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1984 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1984 में। अब देखो, अपना एक और क्वेश्चन इससे निकल के आ रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछे कि रामायण कला संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? एक सेकंड। तो पूछे कि रामायण कला संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा रामायण कला संग्रहालय की स्थापना की गई। तो अपने इससे देखो, एक तो ये क्वेश्चन कवर हो गया, और एक कब की गई ये भी क्वेश्चन कवर हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ कहाँ नहीं होगा, कब होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप उस पर मत सोचिएगा, आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, NIRTH का फुल फॉर्म है। ऑप्शन पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, दूसरा ऑप्शन है न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है नेशनल
आइडियोलॉजी ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। एंड लास्ट ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। तो NIRTH का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है, इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में 25 अप्रैल 1954 में की गई। दूसरा ऑप्शन है, 1975 में इसे स्टेट म्यूजियम का दर्जा दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, 8 सितंबर 1997 को ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर भी श्री बादल भाई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कर दिया गया। एंड लास्ट ऑप्शन है, बादल भाई एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे जिनका जन्म छिंदवाड़ा के परासिया तहसील के डुगारिया तीतरा गांव में हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको अपन को गलत बताना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में 25 अप्रैल 1954 में की गई थी। जबकि श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को। कब हुई थी? 20 अप्रैल 1954 को की गई थी, है ना। तो अपना ये गलत हो जाएगा। और बाकी अपन 3 भी देख लेते हैं कि जो श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम है, तो इसे 1975 में स्टेट म्यूजियम का दर्जा मिल गया था। और 8 सितंबर 1997 को ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर श्री, वही मैंने आपको जो बताया है पहले, वही एक। और बादल भाई एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे, एक तो ये मिल गया। और इनका जन्म छिंदवाड़ा के परासिया तहसील के डुगारिया तीतरा गांव में हुआ था, एक ये मिल गया। तो अपना ये गलत हो गया, बाकी 3 सही है। तो बाकी इनको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि पेपर में ये ना देकर ये दे दें और एक कुछ और दे दें, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के संबंध में सत्य है। ऑप्शन पहला है, इसकी स्थापना जबलपुर में 1984 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, RMRCT अपनी मुख्य इमारत में अप्रैल 2002 में स्थानांतरित की गई। तीसरा ऑप्शन है, इसका नाम 2014 में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कर दिया। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहला है, 1 और 2 सही है। इधर लिख लेना सत्य, है ना, ये सब में लिख लेना। तो पहला ऑप्शन था 1 और 2 सत्य। दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सत्य। तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा सत्य। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल तीसरा सत्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो अपना आंसर हो जाएगा ये तीनों ही सही है ना। तो आप इसको देख लेना कि जो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जबलपुर में हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना एवं प्रशिक्षण, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन पहला है 20 मार्च 1980। दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च 1980। तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च 1980। एंड लास्ट ऑप्शन है 23 मार्च 1980। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1980। क्या हो जाएगा? 20 मार्च 1980 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो देखो,
इसमें थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहती हूँ, तो एक नोट करके लिख लेना कि जो ट्राइफेड है ना, तो ट्राइफेड द्वारा ट्राइज इंडिया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया था। तो ट्राइफेड द्वारा कौन सा नामक ब्रांड लॉन्च किया गया था? ट्राइज इंडिया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? 1999 में। कब किया गया था? 1999 में, है ना। अब अपन ट्राइफेड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या था? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया विकास अभिकरण कार्यालय नहीं है। ऑप्शन पहला है श्योपुर कलां, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है ग्वालियर सॉरी लास्ट ऑप्शन है शहडोल। तो इनमें से कौन सा सहरिया विकास अभिकरण कार्यालय नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहडोल। तो सहरिया विकास अभिकरण कार्यालय कहाँ नहीं है? शहडोल में नहीं है ना। तो आप एक नोट करके लिख लीजिएगा कि जो सहरिया जनजाति संग्रहालय है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। एक सेकंड में लिख देती हूँ, 1990 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? श्योपुर में। कहाँ पे? श्योपुर में, है ना। तो श्योपुर में 1990 में हुई थी। अब अपन जी ये थोड़े से मुख्यालय देख लेते हैं। तो एक सेकंड में इसको जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से देखें। तो हाँ, तो मुख्यालय के देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ है? श्योपुर कलां, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा गुना एंड चौथा है ग्वालियर में। और इसके कार्य क्षेत्र क्या है? तो देखिए, सॉरी, इसके कार्य क्षेत्र देखते हैं। तो श्योपुर कलां मुरैना में है और भिंड जिले में है। और शिवपुरी में शिवपुरी जिला। और गुना तो गुना एवं अशोकनगर जिला। और ग्वालियर में तो ग्वालियर और ग्वालियर या दतिया जिला, है ना। तो ये अपने कार्यक्षेत्र भी हो गए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है 1963, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1965 एंड लास्ट ऑप्शन है 1970। तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1965। तो आदिवासी कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, बैगा विकास अभिकरण के कार्यालय स्थित हैं। ऑप्शन पहला है मंडला, दूसरा ऑप्शन है उमरिया, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट एंड लास्ट ऑप्शन है अनूपपुर। तो बैगा विकास अभिकरण कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल एक और दो, तीसरा ऑप्शन है एक, दो और तीन एंड लास्ट ऑप्शन है एक, दो, तीन और चार। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन और चार। क्या होगा? तो बैगा विकास अभिकरण कार्यालय मंडला में भी स्थित है, उमरिया में भी स्थित है, बालाघाट में भी स्थित है और अनूपपुर में भी स्थित है। तो अब अपन इसके मुख्यालय देख लेते हैं। तो जो मुख्यालय, तो मंडला का कार्य क्षेत्र क्या है? मंडला जिला हो जाएगा। शहडोल का कार्य क्षेत्र शहडोल जिला हो जाएगा। बालाघाट का कार्य क्षेत्र बालाघाट जिला है। और उमरिया का कार्य क्षेत्र उमरिया जिला है। डिंडोरी का कार्य क्षेत्र डिंडोरी जिला हो जाएगा। अनूपपुर का कार्य क्षेत्र अनूपपुर जिला हो जाएगा। तो कितने हैं अपने टोटल ये मुख्यालय? तो टोटल कितने हैं अपने? 6 मुख्यालय हैं, है ना। अगला है, मध्य प्रदेश
राज्य सरकार सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है 1977, दूसरा ऑप्शन है 1978, तीसरा ऑप्शन है 1979 एंड लास्ट ऑप्शन है 1980। तो इसका आंसर क्या है? बताइए। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में। अगला क्वेश्चन है, भारिया विकास अभिकरण का कार्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पहला है मंडला, दूसरा ऑप्शन है शहडोल, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा एंड लास्ट ऑप्शन है झाबुआ। तो भारिया विकास अभिकरण का कार्यालय किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में, है ना। और अब इसका थोड़ा सा एक फैक्ट बता दूं कि जो मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति है ना, तो इसका कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 6 मई 2011 को। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्या हो जाएगा? 6 मई 2011, है ना। और जो कोल जनजाति विकास अभिकरण है तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है, इसकी स्थापना 1981 में की गई। दूसरा ऑप्शन है, पहले इसका नाम आदिवासी तकनीकी शिक्षा मंडल था एवं अब इसे मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, इसका उद्देश्य जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। एंड लास्ट ऑप्शन है, सभी तथ्य सही हैं। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सभी तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्था TRI को नोडल TRI कब बनाया गया? क्या पूछा है? संस्था TRI को नोडल TRI कब बनाया गया है? ऑप्शन पहला है सितंबर 2007, दूसरा है सितंबर 2008, तीसरा ऑप्शन है अगस्त 2007 एंड लास्ट ऑप्शन है अगस्त 2008। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2008। तो संस्था TRI और को नोडल TRI कब बनाया गया? सितंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है 20 अप्रैल 1954, दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल 1956, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1956 एंड लास्ट ऑप्शन है 23 अप्रैल 1954। बताइए इसका आंसर। तो जो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो MPST आयोग है तो उसकी डिटेल मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो अब अपन MPST आयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विवरण में अपन इसके प्रकार देखेंगे, स्थापना तिथि की कब स्थापना हुई थी, सदस्यों की संख्या देखेंगे, इनका कार्यकाल कितना होता है ये देखेंगे, पदेन सदस्य देखेंगे, इसका सचिव कौन होता है ये देखेंगे, और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व देखेंगे और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया देखेंगे,
सेवा शर्तें देखेंगे, त्याग पत्र हो गया और वार्षिक रिपोर्ट हो गया। तो देखो प्रकार देखते हैं पहले तो अपन तो है ना, तो इसका विस्तार देख लेते हैं। तो यह एक सांविधिक व बहुसदस्यीय निकाय है। पहले तो अपन को यही हो गया कि जो सांविधिक व बहुसदस्यीय निकाय है और इसका गठन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। तो इसका गठन किसके अंतर्गत, तो इसका गठन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। अब अपन स्थापना तिथि देख लेते हैं कि जो एमपीएसटी आयोग है तो इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी इसकी 29 जून 1995 में। कब हुई थी, 29 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो एमपीएसटी आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 3, और वो भी ये पूछ लेंगे कि शासकीय कि अशासकीय, तो इसमें 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। और एमपीएसटी आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने 3 वर्ष का होता है। कितना होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब देखते हैं पदेन सदस्य। तो जो पदेन सदस्य हैं तो इसमें देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश जनजाति विकास आयोग है तो उसके आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात वे स्वचालित रूप से सदस्य होते हैं, है ना। अब इसके सचिव देखते हैं तो इसका विस्तार देख लेते हैं। तो आयोग में एक सचिव ही होता है जो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, तो मतलब जो एमपीएसटी आयोग है तो इसमें कितने सचिव होते हैं, सिर्फ एक होता है जो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। तो इसमें एक ही सचिव होता है। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व। तो देखते हैं आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है ताकि जनजातीय हितों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। तो जो आयोग है तो इसमें कम से कम 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो अनुसूचित जनजाति से हो, है ना। कौन से हो, अनुसूचित जनजाति के 2 सदस्य अनिवार्य होते हैं। अगला है नियुक्ति प्रक्रिया। तो जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब देखते हैं सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तों में देखते हैं अध्यक्ष सदस्य एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते एवं पेंशन आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसकी शर्तें कौन कौन सी हैं, तो जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं एवं अन्य कर्मचारी होते हैं तो उनकी जो वेतन भत्ते एवं पेंशन आदि का निर्धारण वो कौन करता है, तो वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब अगला है त्याग पत्र। तो देखो जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, वो अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देते हैं। अब है वार्षिक रिपोर्ट। तो जो आयोग में जितने भी मतलब अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हो या सचिव हो तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं, जिससे कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। तो अपना एमपीएसटी आयोग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो आप इसको याद कर ही लेना, है ना। इसमें से कुछ भी पूछ सकते तो अपन को कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें से सब कुछ याद कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।